हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बहुत कम टाइम में कवर करने वाले हैं। और वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब पॉइंट अगर आपके जहन में रहा, अगर आप ये याद करके गए, तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन और बहुत अच्छे से बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे लोगों के पास। और चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में सबसे पहले कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है जिससे सवाल आने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहला है एग्जाम्पल। आप तीन चीज़ का एग्जाम्पल याद करके जाएंगे एग्जाम में। फर्स्ट है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड क्वार्ट्ज ग्लास। याद रखिए, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं ग्लास और क्या है, क्वार्ट्ज ग्लास। जब भी ग्लास टर्म दिखेगा ना तो वो क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड होगा। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है ये सब अभी हम नहीं बता रहे हैं, बस एग्जाम्पल याद रखेंगे आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमोर्फस सॉलिड है। ग्लास लफ्ज आया मतलब एमोर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें कौन है, NaCl, ZnS और क्वार्ट्ज। देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन ग्लास है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है सॉरी। और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। ग्लास टर्म आया तो एमोर्फस में जाएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा और क्वार्ट्ज ग्लास किस में आएगा, अमोर्फस सॉलिड में। और आता है कोवलेंट नेटवर्क। कोवलेंट नेटवर्क में आप ये याद रख के जाएंगे एग्जाम में, सिलिकेट SiO2 और डायमंड और कार्बन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कोवलेंट नेटवर्क का है। तो ये जो तीन हमने पॉइंट बताए हैं इसमें इससे सवाल आने का उम्मीद होता है, सब चांसेस है कि आ सकता है किसी का एग्जाम्पल कि इनमें से कौन एमोर्फस है और कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चलिए अब हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको याद करके जाएंगे आप। तो क्या है, SCC, BCC, FCC, आप ये सब पढ़े हुए हैं, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। इतना करके जाएंगे आप, बिल्कुल इस चैप्टर का सवाल नहीं छूटेगा सॉलिड स्टेट का। तो SCC सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1 होता है। याद करके जाना है, SCC में नंबर ऑफ एटम 1 होता है। SCC में रेडियस किसके बराबर होता है, A/2 के बराबर। A क्या है, एज लेंथ, तो R बराबर A/2 होता है। SCC में सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52%। आपसे पूछ लेगा SCC में पैकिंग फ्रैक्शन बताओ तो 52%। अगर 52 100 में अगर 52 घटा देंगे तो इसका वाइट फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाइट फ्रैक्शन। तो 100 में 52 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 to 8 68%। कितना, सॉरी, अब 100 में घटा दें, हम 100 में 52 तो ये हो गया 8 और ये 48% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो वाइट फ्रैक्शन हो जाएगा 48%। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद करके जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर SCC का कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब आइए BCC में। BCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2 होता है। और इसका रेडियस किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू है। √3/4 इंटू है, याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68%। कितना पैकिंग फ्रैक्शन, 68%। अगर इसका वाइट फ्रैक्शन निकालना है तो 100 में घटा दो, 100 माइनस 68 कितना होगा, 32% हो जाएगा। कितना, 32%। तो इसका वाइट फ्रैक्शन 32% होगा। तो वाइट फ्रैक्शन भी पूछ सकता है और पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। जब पैकिंग फ्रैक्शन में 100 में आप पैकिंग फ्रैक्शन को घटा दें तो वो वाइट फ्रैक्शन होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रख जाना। अब आता है FCC। FCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4 होता है। FCC में नंबर ऑफ एटम 4 होता है। और रेडियस किसके बराबर होता है, ये एज लेंथ बाई 2√2। एज लेंथ बाई 2√2 याद रखना है, FCC में होता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 76 कितना होता है, 74% पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो व्हाइट फ्रैक्शन कितना होगा, 100 में 74 घटा दो तो कितना हो, 26%। तो व्हाइट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसमें, 26% हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर आपको FCC याद है तो आपको HCP याद है। HCP हेक्सागोनल में, तो HCP नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 6 होता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74% होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए CCP। CCP कह दो या FCC कह दो। तो CCP में नंबर ऑफ आइटम कितना होता है, 4। जितना FCC में होता है उतना CCP में होता है। जितना पैकिंग फ्रैक्शन FCC में होता है तो FCC में कितना होगा, 74%। तो इसमें भी 74%। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था तो CCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। देखो FCC, HCP और CCP तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम है, 74 74 74। तो बिल्कुल आप आराम से याद करके जाएंगे, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और 12 होता है, 12 12, ठीक है। अब देखो इसमें जो AB टाइप पैकिंग किस में होता है, देखो SCP में जो पैकिंग होता है वो AB टाइप स्ट्रक्चर होता है। AB टाइप याद रखना, आप पूछ लेगा कि AB टाइप किस लैटिस में होता है, तो जवाब याद रखना HCP में होता है। AB पैकिंग होता है।
और सीसीपी में एबीसी एबीसी पैकिंग, एबीसी एबीसी पैकिंग किस लैटिस में होता है? तो सीसीपी में होता है। इतनी सारी बात अगर आप याद कर लेते हो तो इससे सवाल बिल्कुल आता है और इस बार भी आएगा, आप देख लेंगे। तो इसको जरूर याद करके जाएंगे, आपसे पूछ सकता है ये एबी टाइप किस में बनता है? तो एचसीपी में बनता है। एबीसी टाइप किस में बनता है? तो सीसीपी में बनता है। बाकी आप इसे याद करके जाएंगे, रेडियस और पैकिंग फ्रैक्शन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे सवाल क्या कैसे पूछता है, इसमें आप NaCl दे देगा और पूछ लेगा आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो याद रखना है NaCl में Na का और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होता है? 6:6। याद रख लीजिएगा NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। ZnS जिंक ब्लेंड, ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4:4। बैठ कर इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ZnS मतलब AB3 टाइप, इसका जनरल फॉर्मूला होता है AB3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:4। ये आपसे पूछ लेगा ZnS में। CaCl याद रखना, सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8:8 होता है। 8:8 CS का और Cl का 8:8, CS का 8 और Cl का 8। कैल्शियम फ्लोराइड में CaF2 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8:4। कैल्शियम का 8, फ्लोरीन का 4। कैल्शियम फ्लोराइड का होता है 8:4। याद रख लीजिएगा ये बात, कितना होता है? 8:4। 8:4 होता है, 8:4। और लिथियम ऑक्साइड में 4:8, इसका उल्टा। लिथियम ऑक्साइड में 4:8 होता है, 4:8। तो Na2 सोडियम अगर यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, मान लीजिए Na2O लिख देते हैं, तो इसका भी क्या होता है? Li2O जैसा स्ट्रक्चर Na2O, इसका भी होता है 4:8 होता है। आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर याद करके जाना आपको। NaCl का 6:6, ZnS का 4:4, CaCl का 8:8, CaCF2 का 8:4, Li2O का 4:8। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि NaCl में जो Na वो कहाँ मौजूद है? Na प्लस जो मौजूद है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जगह नहीं था इसमें, शॉर्ट में लिखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और Cl कहाँ मौजूद है? CCP पर मौजूद है। ZnS में जिंक कहाँ मौजूद है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। और सल्फर कहाँ मौजूद है? CCP पर मौजूद है, सल्फर CCP पर मौजूद है। CaCl में सीजियम कहाँ मौजूद है? कॉर्नर ऑफ क्यूब पर मौजूद है, होता है कॉर्नर ऑफ सेंटर ऑफ क्यूब पर, सॉरी, और सेंटर ऑफ क्यूब पर और कॉर्नर ऑफ क्यूब पर। कॉर्नर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। सॉरी हम कर रहे हैं, सीजियम होता है सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब के सेंटर पर होता है, या सेंटर ऑफ क्यूब है। और कैल्शियम फ्लोराइड में जो कैल्शियम होता है वो FCC समझते हैं ना, और F जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर होता है। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम FCC पर होता है, जो फ्लोरीन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रहेगा CC किस है? क्यूब सेंटर, C क्यूब सेंटर, और ये क्या है? सेंटर ऑफ क्यूब है। तो याद रखना है बात, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा जल्दी रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए से पूरी बात समझा नहीं रहा आपको कि ये क्या होता है वो क्या होता है। जब जिस लेक्चर बताएंगे तो उस पर समझाएंगे भी आपको कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी आप एग्जाम की तैयारी करें, बस 3 से 4 दिन आपके पास है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप रिवाइज कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही मिनट में आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन आराम से बना लेंगे अपने एग्जाम में। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर, CS का कोऑर्डिनेशन नंबर, CaCF2 का, Li2O का, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर बैठ के याद कर लीजिए। और Cl कहाँ मौजूद है? सोडियम कहाँ मौजूद है? O भी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, AT भी मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, सी कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्या है? क्यूब है, और क्यूब सेंटर है, क्यूब सेंटर कॉर्नर ऑफ क्यूब, और FCC समझते हैं, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो बस इतना याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए आपने क्लास में पढ़ा है कि ब्रेवियस लैटिस कितना होता है? 14 होता है। ये नंबर याद रखिएगा, इससे पहले 2023 में ये सवाल पूछ चुका है आपसे, ब्रेवियस लैटिस कितना होता है, तो शायद इस बार भी पूछ ले। 14 होता है, याद रखना आपको। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, एज लेंथ और एंगल देख लीजिए। ट्राइक्लिनिक और क्यूबिक, ये दोनों एक साथ याद कर लीजिए। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? ए नॉट एज लेंथ, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सब में नॉट है, और क्यूबिक में क्या है? सब इक्वल है। नॉट हटा दो, नॉट सब में हटा दो, तो ये क्यूबिक बन जाएगा। तो ये दोनों याद करना आसान है। ट्राइक्लिनिक में नॉट है, और क्यूबिक में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों याद करना क्या है? काफी आसान है। अगर टेट्रागोनल का पूछा तो टेट्रागोनल में जो एज लेंथ होता है वो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये 4 याद करके जाना, अगला की 7 8 होता है, लेकिन 4 याद करके जाइएगा। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है।
और एक है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में एज लेंथ A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है और गामा 120 डिग्री होता है। बस ये चार याद करके जाना है आपको एग्जाम में, इसी से चार में से कोई एक आपसे पूछ सकता है। ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक। तो ट्राइक्लिनिक में नॉट नॉट सब में और क्यूबिक में सब में इक्वल कर देना है। इसमें ये दोनों बराबर है। टेट्रागोनल, हेक्सागोनल में एज लेंथ बराबर होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सिर्फ ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है टेट्रागोनल में, और अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री ये किस में होता है, हेक्सागोनल में होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए हम आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। आप बिल्कुल जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट जरूर पढ़ के जाएं, वो आ सकता है, आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रख के जाना है, शायद इससे एमसीक्यू आराम से बन सकता है। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करता है। आपसे पूछ सकता है किस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करता है, तो शॉर्ट के डिफेक्ट में। और किस डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट होता है, ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। फ्रैंकल डिफेक्ट में याद रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट होता है। शॉर्ट के डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यूज किया जाता है और फ्रैंकल लो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यूज किया जाता है। इसको वैकेंसी ऑफ आयंस भी कहते हैं। शॉर्ट के डिफेक्ट को आप वैकेंसी ऑफ आयंस भी कहते हैं, वैकेंसी ऑफ आयंस कहते हैं। और इसे कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट एक चीज और पहचाना जाता है, जिसमें भी इंटरस्टिशियल साइट आ गया वो कौन डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। याद रख लीजिए, इंटरस्टिशियल साइट मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल का दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये दोनों याद रखना है। इंटरस्टिशियल और डिसलोकेशन डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में आता है, और वैकेंसी ऑफ आयंस शॉर्ट के डिफेक्ट में आता है। किसमें डेंसिटी रिमेन सेम होता है, तो फ्रैंकल में। किसमें डेंसिटी घट जाता है, तो शॉर्ट के में। इतना याद रखना आपको। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। ये पूछता है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप, जरूर पढ़ कर जाइएगा। 5 नंबर का सवाल पूछता है पी टाइप और एन टाइप। आपके नोट्स में लिखा होगा अच्छे से, हम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है जिससे आप एमसीक्यू आराम से बना सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज कौन होता है, इम्प्यूरिटी पूछ सकता है आपसे। इम्प्यूरिटी याद रखिएगा, पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट, जिसमें 5 वैलेंस है, पेंटावैलेंट। और पी टाइप में जो इम्प्यूरिटीज होता है वो ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट किस में होता है, पी टाइप में। पेंटावैलेंट एन टाइप में होता है। और आपसे पूछता है कि कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन कहाँ मेजोरिटी फॉर्म में होता है, मेजर फॉर्म में होता है। तो याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजर फॉर्म में होगा और होल जो होता है वो माइनर फॉर्म में होगा, माइनॉरिटी फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका उल्टा, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी फॉर्म में होगा और होल जो होगा वो मेजोरिटी फॉर्म में होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि होल कहाँ माइनर फॉर्म में होगा, कहाँ मेजर फॉर्म में होगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव समझ लो, तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजर फॉर्म में होता है और होल माइनर फॉर्म में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिच होता है और होल जो होता है वो पुअर होता है। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पुअर होता है, और जो होल है वो रिच होता है। तो माइनर और मेजर मतलब बड़ा, आप समझते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आता है, कभी कभी इससे भी सवाल आपसे पूछता है कि फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम कौन, इनमें से फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल याद रख लीजिए, Fe3O4, एक एग्जाम्पल काफी है। फेरी मैग्नेटिक Fe3O4। और फेरोमैग्नेटिक का भी सवाल पूछा था। फेरोमैग्नेटिक कौन कौन है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cr2, ये है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक का ये सब एग्जाम्पल हो गया, याद कर लेंगे। एक लास्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक, याद रखिएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये है फेरी मैग्नेटिक ऊपर, जिसका एग्जाम्पल दे दिया Fe3O4। अगर आपसे पूछता है एंटी फेरोमैग्नेटिक का एक इनमें कौन है, तो MnO मैग्नीज ऑक्साइड और हेमाटाइट Fe2O3, इसको कौन सा और कहते हैं, हेमाटाइट और कहते हैं। तो Fe2O3, MnO ये किसके अंदर आएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर आएगा। फेरोमैग्नेट के अंदर कौन कौन आएगा, FeCO2, स्पेलिंग जरूर याद रखिए, फेरो है, ये फेरी, ये फेरो है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का ये दो एग्जांपल, फेरी मैग्नेटिज्म का एक एग्जांपल है Fe3O4। इतना अगर आप पढ़कर जाते हैं, जितना आपको हमने पढ़ाया सॉलिड स्टेट में, अगर इतना पढ़ के आते हैं तो आपसे सवाल छूटना, MCQ बिल्कुल सबका सब बन जाएगा। और जो 2 क्वेश्चन बोला पढ़ के जाने के लिए, वो भी याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, डोपिंग, याद रखिएगा, डोपिंग हम लिखा चुके नोट्स में, डोपिंग क्या होता है उसे पढ़कर जाना है।
और एक जो एफ सेंटर जो होता है वो कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इतनी सारी बात याद रखिएगा तो फिर सॉलिड स्टेट का कोई सवाल आपसे नहीं छूटने वाला एग्जाम में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके पास पहुंच जाए, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जितने सारे लोग उन सबको वीडियो शेयर कर दें। बात उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है ये।